darker the night, the deeper the secrets hidden within. आज हमारे पास विश्लेषण के लिए कहानी है, एक लिसनर ने भेजी है और उनका सवाल था कि ये छोटी सी हॉरर कहानी पढ़ने के बाद भी मतलब जहन से क्यों नहीं निकलती। कहानी हमें आरावलीपुर नाम के एक छोटे शांत कस्बे में ले जाती है और वहाँ है एक वीरान दत्त हवेली। कहानी का मुख्य पात्र है आर्या, एक सर्वे ऑफिसर जिसका काम है पुरानी छोड़ी हुई जगहों की सूची बनाना, और उसे एक रात अचानक इसी दत्त हवेली का सर्वे करने के लिए भेजा जाता है। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि पहली नजर में तो ये एक टिपिकल भूत की कहानी लगती है। हाँ बिल्कुल, सुनसान हवेली, अकेली लड़की, अजीब सी आवाजें, बिल्कुल वही सब। लेकिन ये कहानी उन सबसे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ डराने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अकेलेपन और एक तरह की कैद की एक बहुत दुखद कहानी भी है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी दत्त हवेली के राज को परत दर परत खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी कैसे धीरे धीरे रहस्य और डर का माहौल बनाती है और फिर एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि वो अंत ही है जो इस कहानी को खास बनाता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माहौल। कहानी शुरू होती है आर्या के हवेली पहुंचने से, और वो पुराना लोहे का गेट एक कर की तेज आवाज के साथ खुलता है। अंदर अंधेरा, सीलन की गंध, टूटी खिड़कियां। हाँ, ये सब बहुत क्लासिक हॉरर ट्रोप्स हैं। पर यहाँ कुछ अलग है। जैसे ही आर्या अंदर जाती है, उसके कदमों की ठक 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 की आवाज गूंजती है और फिर धड़ाम से पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। और ये जो दरवाजे का बंद होना है ना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत? कैसा संकेत? संकेत कि अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। लेखक यहाँ एक बहुत ही क्लासिक तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। किरदार को एक सीमित जगह में फंसा दो तो तनाव अपने आप बढ़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल, और सुनने वाले को भी ये महसूस होने लगता है कि अब वो भी उस किरदार के साथ वहीं कैद है। अब हर छोटी से छोटी आवाज भी बड़ी और खतरनाक लगने लगती है। और इसी कैद में कहानी का पहला अलौकिक या कहें कि अप्राकृतिक संकेत आता है। हवेली में बिजली तो है नहीं, फिर भी एक बंद दरवाजे के नीचे से एक नीली रोशनी दिखाई देती है। ये वो पहला पल है जहाँ तर्क काम करना बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि जब वो दरवाजा खोलती है तो कमरा एकदम खाली होता है। लेकिन बीच में एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा होता है, और उसकी वो ची 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 की आवाज, जबकि कमरे में हवा का नामो निशान नहीं है। झूला, ये चीज हमेशा इतनी डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि झूला जुड़ा है बचपन से, मासूमियत से, और जब कोई ऐसी चीज जो मासूमियत का प्रतीक हो उसमें अपने आप जान आ जाती है तो ये बहुत बेचैन करने वाला विचार है। मतलब ये संकेत है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था। हाँ, कुछ ऐसा जिसने उस मासूमियत को खत्म कर दिया। नीली रोशनी एक रहस्य थी, पर यह हिलता हुआ झूला ये इस बात का सबूत है कि यहाँ कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है। तो अब डर और बढ़ता है। आर्या को किसी की नंगे पैरों से चलने की आवाज सुनाई देती है, थप थप थप, बहुत हल्की लेकिन साफ। और फिर वो उसे देखती है ऊपर की मंजिल पर एक परछाई, लंबा ढीला सा कपड़ा, लंबे बाल और चेहरा धुंधला सा। ये एक क्लासिक भूतिया छवि है। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं। परछाई अचानक गायब हो जाती है, लेकिन एक आवाज आती है, छपाक। हाँ, ये छपाक की आवाज, जैसे कोई गीला शरीर फर्श पे गिरा हो। ये बहुत अजीब था। और फिर फर्श पर ताजे गीले पैरों के निशान जो सीधे आर्या की तरफ आ रहे होते हैं। ये गीलापन ही इस सीन को इतना असरदार बनाता है। वो कैसे? देखिए, हवेली सूखी है, धूल भरी है, दशकों से बंद है, सब कुछ मृत और ठहरा हुआ है, और उस सूखेपन के बीच अचानक कुछ गीला और ताजा आ जाता है। अच्छा, ये विरोधाभास ही डर पैदा करता है। ये बताता है कि जो भी चीज वहां है वो अतीत का कोई सूखा हुआ अवशेष नहीं है, वो जीवित है, सक्रिय है और इसी पल में मौजूद है। और वो आर्या की दुनिया में घुसपैठ कर रही है। बिल्कुल। और इसी डर के बीच उसे ऊपर एक और कमरा मिलता है जो बंद है। उस पर एक पुराना जंग लगा ताला है और अंदर से किसी लड़की के रोने की सिस सिस की आवाज आ रही है। और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, एक बड़ा मोड़। क्यों? क्योंकि अब तक आर्या एक शिकार थी, वो भागना चाहती थी, लेकिन रोने की आवाज सुनकर उसके अंदर की इंसानियत जाग उठती है।
सहानुभूति। वो मदद करना चाहती है और हिम्मत करके वो ताला तोड़ देती है। हाँ, वो खतरे की तरफ एक और कदम बढ़ाती है और अंदर उससे मिलती है एक पुरानी डायरी, अनाया दत्त। और यहाँ आकर कहानी हॉरर से मिस्ट्री बन जाती। हाँ, और ये डायरी बताए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा है। धोखा मतलब? ये भूत को एक पहचान देती है, एक इतिहास देती है। हमें अनाया की कहानी पता चलती है। वो लिखती है, पापा ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया। कहते थे मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं थी, बस अकेली थी। ये लाइनें पढ़कर तो किसी को भी हमदर्दी हो जाएगी। आर्या को भी होती है। बिल्कुल। कहानीकार यहाँ डर को सहानुभूति से बदल देता है। हम भूल जाते हैं कि हम एक भूत की कहानी पढ़ रहे हैं और हमें एक अकेली दुखी लड़की की कहानी दिखने लगती है। और फिर आता है डायरी का आखिरी पन्ना। नीली स्याही में लिखा है, मैं अब भी यहीं हूँ, और उसके नीचे एक नीला हाथ का निशान। वही नीला निशान जो पहली मिली नीली रोशनी से जुड़ता है। कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आर्या ये पढ़ती है, कमरे में वही नीली रोशनी फैल जाती है और अनाया उसके सामने आ जाती है। पर इस बार वो एक डरावनी परछाई नहीं, बल्कि एक दुखी लड़की की तरह दिखती है और वो पूछती है, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? ये सवाल, ये इस कहानी का सार है। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये एक परीक्षा है। परीक्षा? हाँ। क्या तुम मेरे दर्द को महसूस कर सकती हो? क्या तुम मेरे अकेलेपन को समझ सकती हो? और आर्या का जवाब होता है हाँ। और बस यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। अनाया मुस्कुराती है और कहती है, तो आज तुम मेरे साथ चलोगी। वो मुस्कुराहट, वो जीत की मुस्कुराहट है। उसी पल हमें एहसास होता है कि अनाया को मुक्ति नहीं चाहिए थे, उसे एक साथी नहीं बल्कि एक रिप्लेसमेंट चाहिए था। कोई ऐसा जो उसकी जगह उस कैद में रह सके। बिल्कुल। आर्या की सहानुभूति ही उसके लिए अभिशाप बन गई, उसकी आवाज सुनने की क्षमता। तो अगली सुबह जब पुलिस को हवेली में सिर्फ आर्या की रिपोर्ट फाइल मिलती है, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, हवेली की नई वारिस आर्या दत्त, और नीचे एक ताजा नीला हाथ का निशान, इसका मतलब है कि सौदा पूरा हो गया। आर्या हवेली से बचकर नहीं निकली, वो हवेली का ही अगला अध्याय बन गई। और कहानी का अंत। अब रात में हवेली से जो आवाज गूंजती है, कोई मुझे यहाँ से ले चलो, वो अनाया की नहीं बल्कि आर्या की है। ये तो एक अंतहीन सिलसिला है, एक चक्र। और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। यही उस लिसनर के सवाल का जवाब है कि ये कहानी जहन से क्यों नहीं निकलती। क्योंकि इस कहानी में असली भूत कोई इंसान नहीं है, बल्कि ट्रॉमा खुद है। ट्रॉमा? हाँ, अकेलापन और कैद का दर्द एक वायरस की तरह है, जिसे मुक्ति नहीं, बस एक नया होस्ट चाहिए। अनाया ने आर्या को कोई श्राप नहीं दिया, उसने अपना दर्द उसे दे दिया, और आर्या ने अपनी हमदर्दी में अनजाने में उस दर्द को स्वीकार कर लिया। तो हमारा विश्लेषण ये है कि ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे मानवीय गुण, सहानुभूति, को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। ये बताती है कि जब हम किसी के दर्द को सुनते हैं तो हम अनजाने में उसका एक हिस्सा खुद पर लेने का खतरा भी उठाते हैं। ये कहानी एक बहुत ही असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? हाँ, जरा सोचिए, कहानी आर्या पर खत्म होती है जो अब मदद के लिए पुकार रही है। अगर भविष्य में कोई और उस हवेली में जाए और आर्या की आवाज सुने तो उसे क्या करना चाहिए? अगर वो मदद करने की कोशिश करता है तो वो अगला शिकार बन सकता है, और अगर वो उसे नजरअंदाज कर देता है तो वो किसी को हमेशा के लिए उस दर्द में अकेले भुगतने के लिए छोड़ देता है। यहाँ कोई सही जवाब नहीं है। और शायद यही असली हॉरर